अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो ये पब्लिक अवेयरनेस की मेरी कैंपेन का हिस्सा है, उसमें जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं बिकॉज आई एम द स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स सर्जन, वो है स्पोर्ट्स इंजरीज इन द नी। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा वीलॉग है वो भी मैं थोड़ा सा आपको उसका भी वो बता दूं कि नेक्स्ट मेरा जो होगा उसमें स्पोर्ट्स इंजरी इन शोल्डर होगा। तो जो लोग उससे कंसर्न हैं वो ज़रूर उसको फॉलो करेंगे और इसी नाम से होगा। आज जो हमने वो किया है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज़ इन नी। अब स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो नी के अंदर होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उन कौन कौन सी स्पोर्ट्स से हो सकती हैं, किस किस चीज़ का डैमेज हो सकता है, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसको डायग्नोस करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और फिर उस डायग्नोसिस के बाद उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारा मेरा वीलॉग कवर करेगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एंड तक देखेंगे तो फिर आपको एक कम्प्रीहेंसिव स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में पता चलेगा, जो कि यकीनन हेल्पफुल होगा नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स, फॉर द स्पोर्ट्स पर्सनस, बट इवन फॉर द पेरेंट्स एज वेल, कि उनको भी पता हो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो बच्चे ने करनी है या बड़ों ने भी करनी होती है, तो अगर उसके साथ इंजरीज़ होती हैं तो कौन सी हो सकती हैं और उसको कैसे वो किया जाता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब जो सबसे पहले इंजरी इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स में इंजरीज़ कॉमन हैं। नी की इंजरीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में। अब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें हेड ऑन एक दूसरे से टैकल्स किए जाते हैं और वो किया जाता है। उसमें सॉकर आ जाती है, उसमें फुटबॉल हो जाता है, उसमें रग्बी हो जाती है, उसके बाद उसमें हॉकी या इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं वो हो सकती हैं। इनमें कौन कौन सी इंजरीज़ होती हैं? जो कॉमनेस्ट इंजरीज़ ओवर द नी है इन दीज स्पोर्ट्स इज़ मेनिस्कल इंजरीज़ एंड लिगामेंटस इंजरीज़। लिगामेंट्स में एंटीरियर क्रूशिएट की इंजरी बहुत कॉमन है और वो एसोसिएट करती है विद सम ऑफ द मेनिस्कस विच इज़ डैमेज्ड एज वेल। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है कि आपके पास जब पेशेंट या आप अगर स्पोर्ट्स थेरापिस्ट हैं इवन, तो आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको एक्यूट इंजरी है, तो यू हैव टू कंसीडर दिस ऑल इन योर माइंड, और कौन सी स्पोर्ट्स से हुई है ये भी आपको जहन में रखना है। कई दफ़ा पेशेंट आपको बता देता है कि जी मुझे पॉपिंग साउंड आई है। उस पॉपिंग साउंड का मतलब ये होता है कि सम ऑफ द लिगामेंट हैज़ रप्चर्ड सडनली। उसकी जो मोस्ट कॉमन काज हम वो करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के साथ, वो है विदाउट वार्म अप, विदाउट स्ट्रेचिंग स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लेना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में चले जाना। दैट कैन लीड टू दीज इंजरीज़। उसके बाद आ जाती है जी सिर्फ सिंपल मेनिस्कल इंजरीज़। वो आती हैं जो सिंगल स्पोर्ट आप करते हैं बट ट्विस्टिंग जिसमें कॉमन होती है, उसमें स्क्वॉश हो जाती है, उसमें बैडमिंटन है, उसमें टेनिस है। इन तीन स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे जो मेनिस्कल इंजरीज़ हैं वो बहुत कॉमन है, क्योंकि ऊपर से बॉडी पूरी ट्विस्ट कर रही होती है। उस ट्विस्टिंग में जो क्रशिंग ऑफ द मेनिस्कस है, मेनिस्कस वो हम इसको कुशन कहते हैं, जो कि जॉइंट के अंदर ये इस शक्ल में मौजूद होता है। और लिगामेंट्स ये हैं कि जो कि ये देखें आगे से पीछे की तरफ जा रहा है और फिर एक पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। इन दोनों का काम नी की मूवमेंट के दौरान नी को स्टेबल रखना है, और जब इनमें से एक भी डैमेज हो जाता है तो उसके साथ काफ़ी एसोसिएटेड इंजरीज़ हो सकती हैं, जिसमें मेनिस्कल इंजरी है, जिसमें जो बाहर का लिगामेंट है वो टूट सकता है, जिसमें अंदर का लिगामेंट है वो टूट सकता है, जिनको मीडियल और लैटरल कोलैटरल कहते हैं रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद ये जो चीज़ एक दफ़ा पेशेंट आपके पास आ गया, स्पोर्ट्स आपने उसको वो कर दी, अब ये आप कैसे वो परसीव करेंगे कि ये सिंपल स्प्रेन है, सिंपल इंजरी है या कोई लिगामेंटस इंजरी है? तो जो लिगामेंट की इंजरी होती है उसमें जो कॉमनेस्ट फीचर है वो ये है कि स्वेलिंग, सडन स्वेलिंग हो जाएगी, इमीडिएट स्वेलिंग होगी। इंजरी हुई और साथ ही घुटने के ऊपर स्वेलिंग आ रही, क्योंकि वो एक ब्लड कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फॉरन ब्लीडिंग होगी तो नी के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, और नी स्वेलिंग इंडिकेट्स कि ये कोई लिगामेंट की ऐसी इसकी स्ट्रक्चर की इंजरी हुई है जो कि जिसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है। और दीज आर लिगामेंट्स। नी के अंदर वो लिगामेंट्स हैं जिनकी ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी होती है कि ये इमीडिएटली जब रप्चर होते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है। जो मेनिस्कल इंजरीज़ हैं
वो कॉमनली पेशेंट की कंप्लेंट तो पेन की होती है कि जी मुझे कांटेक्ट हुआ और उसके साथ उसको पेन हो गई, लेकिन स्वेलिंग उसको ओवरनाइट होती है। वो कहता है कि जी मैं घर गया, घर जाने के बाद मुझे फील हुआ कि जी मेरा घुटना अब सूजना शुरू हो गया हुआ है और मेरी पेन बढ़ गई है। सो दिस इज़ समवट ए डिफरेंशिएटिंग फीचर। अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? आप एक तो क्लिनिशियन के पास जाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो रेगुलर स्पोर्ट्स करते हैं और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अभी तक हमारी ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट हुई, उसी अवेयरनेस को जहन में रखते हुए हम ये सारे वीलॉग्स में मैं बार बार इस पे इंसिस्ट करता हूँ और वो करता हूँ कि जो भी स्पोर्ट्स इंजरी हो, चाहे वो मसल्स की हो, चाहे वो जॉइंट की हो, चाहे वो किसी लिगामेंट की हो, चाहे वो मेनिस्कस की हो, द मेन स्टे ऑफ योर ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट इज आइसिंग। हम क्या करते हैं, जो हमारे मिथ्स हैं, हमने अगर पहलवान के पास भी जाना है, हमने घर भी जाना है, माओं ने, बहनों ने, जिसने भी उसकी टेक केयर करना है, उन्होंने सबसे पहले गर्म टकोर करनी शुरू कर देनी है। उस गर्म टकोर की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और पेन बढ़ जाती है। ये तीन काम होते हैं और उसकी वजह से हीलिंग स्लो हो जाती है। सो द बेस्ट थिंग इज आइसिंग, और फर्स्ट 24 आवर्स के लिए रिकमेंडेड है कि आप आइसिंग करें। दूसरे नंबर पर आ जाती है कि जो है वो है एलिवेशन। अब उसको जो है इसमें जो लिम्ब है उसको, या जो नी है उसको एलिवेटेड, यानी थोड़ा सा ऊपर रखना है, सपोर्ट रखना है, ताकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई या ब्लीडिंग कम से कम हो सके। तीसरी चीज़ है कंप्रेसिव स्टॉकिंग या कंप्रेसिव कोई बैंडेज उस पर, यानी क्रेप बैंडेज अप्लाई करना है, वो सारा करना है। क्रेप बैंडेज के साथ आपने आइसिंग करनी है। ये एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जी अब तो बैंडेज हो गई, आप कहाँ पे आइसिंग हो सकती है? तो आइस इस शक्ल में आपने रखनी है कि नीचे स्किन को आपके ठंडक महसूस हो रही हो, इतनी देर के लिए आपने रखना है, और वो 5 से 10 मिनट तक वो आइसिंग करनी है, वो ठंडक लेनी है ताकि स्वेलिंग कम से कम हो। ये एक तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है एनाल्जेसिया, कि आपने एडिक्वेट एनाल्जेसिया या एडिक्वेट पेन किलर्स लेनी है, ताकि पेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ, यानी जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस की जो सबसे बड़ी वो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो पेन है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने आइसिंग कर ली, आपने पेन मैनेजमेंट कर ली, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने किसी स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट ज़रूर करना है। इमीडिएट MRI का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका एडवांटेज नहीं होता। तो फॉर एटलीस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स यू हैव टू टेक केयर, टेक रेस्ट। ये जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें कि जी आपने एलिवेशन करनी है, आपने आइसिंग करनी है, आपने एनाल्जेसिया यूज़ करना है और नी की मूवमेंट को कम से कम करना है। रेस्ट इज़ द मेन की उसमें, और उसके बाद 3 वीक्स पे जाके आपका फर्स्ट MRI हम करवाते हैं। और इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने किसी स्पोर्ट्स सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इंजरी इन द नी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीलॉग में अपना जो है इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए हम शोल्डर की तरफ आएंगे, फिर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, इनके बारे में भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.